आखिर उसने मुझे फैंसी दिखने के लिए क्यों कहा? चाहता क्या है ये? पता नहीं उसे हाँ करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। हे भगवान। काव्या ने खुद से इतना कहने के साथ ही अपने आप को सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखा। रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन उसके गोरे बदन और परफेक्ट फिगर पर बहुत सूट कर रहा था। काजल के आगोश में बंद बड़ी बड़ी गहरी आंखें और रेड लिपस्टिक में डूबे होंठ काव्या को हॉट बना रहे थे। अपने आप को एक बार ठीक से देखने के बाद काव्या ने अपनी नजर घड़ी पर घुमाई। शाम के 5:30 बज चुके थे। काव्या ने तुरंत अपना बैग उठाया और ठीक उस जगह के लिए निकल गई जहां पर कल उसे छोड़ा गया था। काव्या एक ऐसे इंसान की गर्लफ्रेंड बनने जा रही थी जिसका वो नाम तक नहीं जानती। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि उसे इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। काव्या वहां पहुंच गई और उसकी नजरें एक काली मर्सिडीज का वेट करने लगी। इंतजार करने के ठीक 5 मिनट बाद एक शानदार व्हाइट कलर की रेंज रोवर काव्या के सामने आकर रुक गई। कार के रुकते ही अपने आप उसके पीछे का गेट काव्या के सामने खुल गया। गेट खुलते ही काव्या ने देखा कि उसके सामने वही आदमी बैठा था। गहरी भूरी आंखें, चौड़ी आईब्रोज और परफेक्ट जॉ लिए वो आदमी बहुत ही हॉट लग रहा था। साथ ही उसके गोरे रंग और वेल मेंटेन्ड पर्सनालिटी पर ब्लैक कलर का टक्सीडो बेहद सूट कर रहा था। उसे देखकर काव्या की नजरें कुछ पल के लिए ठहर गईं। ना चाहते हुए भी काव्या इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वो अपने सामने मौजूद उस आदमी के लिए अट्रैक्शन फील कर रही थी। काव्या बिना कोई सवाल किए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही वो कार वहां से निकल गई। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। तुम आखिर हो कौन? सारे सवालों के जवाब कुछ ही देर में मिल जाएंगे, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद रखना। उसके इतना कहने के बाद काव्या एकदम शांत हो गई। पूरे रास्ते काव्या ने उस आदमी से कुछ नहीं कहा। करीब 15 मिनट बाद उनकी कार मुंबई के ओबरॉय होटल के सामने जाकर रुक गई। पूरी होटल को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। कार से उतरने के साथ ही काव्या के साथ मौजूद उस आदमी ने उसे एक बड़ी सी स्माइल पास की और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। काव्या ने भी बड़े सलीके से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। एक पल के लिए भी ये मत भूलना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओम काव्या को लेकर होटल के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही काव्या ने देखा कि वहाँ ढेर सारे गेस्ट मौजूद थे। अंदर पहुँचने के बाद काव्या इस बात को लेकर श्योर हो चुकी थी कि वो किसी की एंगेजमेंट पार्टी थी। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद काव्या की नजर वहाँ मौजूद लोगों पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। काव्या के सामने मौजूद चेहरों में से ऐसी कई सारी शक्लें थीं जिन्हें काव्या पहले से जानती थी। उनमें से कुछ काव्या के रिलेटिव्स थे तो कुछ उसके डैड के बिजनेस पार्टनर्स। इसके पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रख दिया। काव्या, बेटा तुम यहाँ कैसे? काव्या के साथ साथ उसका नया बॉयफ्रेंड भी पीछे की ओर घूम गया। काव्या ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त कीर्ति आंटी थी। बेटा, जो तुम कर रही हो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चली है? इतना सब होने के बाद भी तुम यहाँ पर आई, ये बहुत बड़ी बात है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कीर्ति आंटी किस बारे में बात कर रही हैं। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी नजर कीर्ति आंटी के पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ी जिसे देखकर वो अपना आपा खो बैठी। व्हाइट कलर का सूट पहने 60 साल के उसके फादर आखिर वहाँ क्या कर रहे थे? काव्या तुरंत अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न आंटी। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। इतना कहने के साथ ही काव्या ने ओम का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया और उसे खींचती हुई हॉल के दूसरे कोने में ले आई। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस पार्टी से जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ रुकी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहने के साथ ही काव्या वहाँ से जाने लगी। जैसे ही काव्या ने अपने हाथ को अलग करने की कोशिश की, ओम ने काव्या के हाथ को और जोर से पकड़ लिया। एक्सक्यूज मी मिस सिंड्रेला, तुम इस तरह नहीं जा सकती। डील की शर्तें भूल गई हो क्या? नाउ बिहेव प्रॉपर्ली एंड पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक वहाँ मौजूद सारी लाइट्स बंद हो गईं। लाइट बंद होने के तुरंत बाद एक तीखी गोल रोशनी का शावर उस हॉल के सामने मौजूद शानदार सीढ़ियों पर पड़ा जहां एक कपल खड़ा था। लाइट का शावर पड़ते ही वो कपल सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आने लगा। अपने सामने मौजूद उस कपल को देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है अपनी सौतेली बहन और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इस तरह देखकर? ध्रुव नैनिका का हाथ थामे मुस्कुराते हुए एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा था। काव्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव के साथ उसकी जगह कोई और भी इस तरह खड़ा हो सकता है। उन दोनों को इस तरह देखकर काव्या अपने आंसू नहीं रोक पाई। आखिर कौन हो तुम और क्यों लेकर आए हो मुझे इन लोगों के बीच? क्या तुम भी इन्हीं कमीनों में से एक हो? कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? इसके पहले कि ओम उसे जवाब देता, पूरा हॉल दोबारा रोशनी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रोशनी आते ही काव्या ने देखा कि नैनिका बहुत ही प्यार से ध्रुव का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना रही है।
काव्या को मौत मंजूर थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने तमाशा देखना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन ना चाहते हुए भी काव्या वहां से हिल नहीं सकती थी, वो मजबूर थी। उन दोनों के रिंग्स एक्सचेंज करते ही ध्रुव के पास मौजूद उसके डैड ने अपने हाथों में माइक ले लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा ध्रुव आज अपनी लाइफ पार्टनर के साथ नई जिंदगी में पहला कदम रख चुका है। इस खुशी के मौके पर बस आज एक ही कमी है, और वो है मेरे भैया और भाभी की। आज अगर मेरे भैया और भाभी जिंदा होते तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन उनका बेटा अभी जिंदा है अंकल, ओम सिंह शेखावत। ओम सिंह शेखावत का ऐलान सुनते ही ध्रुव के डैड अमर सिंह शेखावत की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओम को देखते ही अमर सिंह किसी पत्थर में तब्दील हो गए, मानो उन्होंने ओम को नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो। वो चाहकर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने उनके बड़े भाई का बेटा जिंदा खड़ा था। पार्टी में एक सन्नाटा पसर गया था। अपने नाम का ऐलान करने के बाद ओम ने अपने आप को काव्या से अलग किया और तेजी से अपने अंकल अमर शेखावत की ओर बढ़ गया। अंकल के बगल में उनकी वाइफ मोनिका शेखावत भी खड़ी थी। ओम को पास आते देख मोनिका ने अपने पति अमर सिंह का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनकी शक्ल पर मौजूद घबराहट लाख कोशिशें करने के बाद भी छुपने का नाम नहीं ले रही थी। ओम के एक एक कदम आगे बढ़ाने के साथ ही उसके अंकल और आंटी के माथे की चमक पसीने के कारण बढ़ती जा रही थी। अपने अंकल आंटी के पास पहुंचकर ओम तुरंत नीचे झुका और उसके पैर छूने लगा। और इंतजार नहीं कर सकता मैं आप लोगों से मिलने का। अमर सिंह अपने सामने खड़े ओम सिंह को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बहुत गहरी सोच में डूब गए हों। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर उनकी जुबान कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम... इसके पहले कि अमर सिंह अपनी बात पूरी कर पाते, ओम ने अपने अंकल की मदद करने का फैसला किया। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम ही ओम सिंह शेखावत हो, यही ना? इतना कहने के साथ ही ओम ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक गोल्ड की चेन से बंधी हुई पॉकेट वॉच बाहर निकाली। उस घड़ी को देखते ही अमर सिंह को लगा मानो वो उसकी मौत का वक्त बता रही हो। ये पॉकेट वॉच याद है अंकल? आखिर कैसे याद नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी ही एक और पॉकेट वॉच आपके टक्सीडो में लगी हुई दिख रही है। जब मैं छोटा था तो डैड मुझे कई बार ये किस्सा सुनाया करते थे कि कैसे मेरे दादाजी ने ये दोनों एक जैसी दिखने वाली सोने की घड़ियां अपने दोनों बेटे यानी कि अमर सिंह और वीरेंद्र सिंह को दी थी। तुम्हें पता है ध्रुव, दादाजी ने अपने दोनों बेटों को ये पॉकेट वॉच देते वक्त क्या कहा था? ओम के इतना कहते ही ध्रुव ने ना में सिर हिला दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा अंकल ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन मेरे डैड ने मुझे बचपन में ये जरूर बताया था। उन्होंने कहा था कि बेटा ये घड़ी हम उस दिन पहन सकते हैं जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हम जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो चुके हैं और हमारा वक्त शुरू हो चुका है। इतना कहने के साथ ही ओम चलते हुए अपने अंकल के एकदम नजदीक चला गया। ओम अमर सिंह की आंखों में आंखें डाल कर देख रहा था। जिस दिन मेरे डैड ने यह घड़ी अपने कोट में पहनी वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। और देखिए ना, मैं पिछले 20 साल से रोज इस घड़ी को देखकर ये सोचता था कि मुझे कब इसे पहनने का मौका मिलेगा, और आखिरकार आज मैंने इस घड़ी को पहन ही लिया। मेरे पापा और मेरी गैर मौजूदगी में आपको जितनी परेशानियां उठानी पड़ी, अब उसका फल भोगने का टाइम आ चुका है अंकल। इतना कहने के साथ ही ओम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओम के इतना कहते ही उसके अंकल ने अपने कांपते हुए हाथों को ओम के कंधे पर रख दिया और मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। ओम, मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। तुझे पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकल मुझे तो लगता है कि एक इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो अपनों को पहचानने में गलती कर दे। ओम के इतना कहते ही अमर सिंह ने उसे गले से लगा लिया और दोबारा अपने हाथ में माइक थाम लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे नहीं लगता कि आज इससे बड़ी खुशी का मौका मेरे लिए कोई और हो सकता है। मेरे भैया भाभी की आखिरी और सबसे कीमती निशानी, मेरा भतीजा ओम सिंह शेखावत आज वापस आ गया है। मेरी खुशी आज मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अमर ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी बात को ओम ने बीच में ही काट दिया। वैसे अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है अंकल। इतना कहने के साथ ही ओम ने अपनी नजर ध्रुव पर टिका दी। मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। काव्या, कम हियर। अपना नाम सुनते ही काव्या की सांस वहीं की वहीं रुक गई। आखिर वो जिस चीज से बचती आ रही थी वो उसके सामने आ ही गई। वो चाहकर भी अपने आप को वहाँ मौजूद अपने माँ बाप और बहन की नजरों से बचा नहीं सकती थी। अपना नाम सुनते ही काव्या के पैर कांपने लगे। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ओम के पास पहुँचते ही ओम ने काव्या की कमर पर हाथ रख उसे अपने नजदीक खींच लिया। उसने काव्या को कुछ इस तरह पकड़ा था कि वो ओम की एक एक उंगली को अपनी कमर पर महसूस कर पा रही थी। ओम ने अपनी नजर ध्रुव और नैनिका पर दौड़ाई। शी इज काव्या बख्शी, माय सोलमेट।
ओम के इतना कहते ही काव्या के चेहरे का रंग ही उड़ गया। काव्या ने तुरंत अपनी नजर ध्रुव और नैनिका पर दौड़ाई। वो दोनों पहले से ही काव्या को घूरे जा रहे थे। ध्रुव गुस्से से लाल हो चुका था। वहीं काव्या के मॉम और डैड भी उसी की ओर देख रहे थे। उसके डैड ने उसका हाथ बहुत ही जोर से पकड़ा और उसे खींचते हुए पार्टी हॉल के बीचों बीच ले आए। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मिला तुम्हें ये तमाशा खड़ा करके? कल ही ध्रुव के साथ रिश्ता खत्म हुआ और आज ही तुम किसी और के साथ मुंह मारने लगी। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक अपनी बहन की एंगेजमेंट बर्बाद करके। काव्या को इस तरह खींच कर लाने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान काव्या और उसके डैड पर था। लेकिन उस भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसे उस बहस से कोई मतलब नहीं था। अमर सिंह को अपने सामने चल रहे उस झगड़े से कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी। इसके माँ बाप के साथ इसे भी तो उस दिन मैंने खत्म कर दिया था। आखिर ये जिंदा कैसे बच गया? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।